आज आर्थिकी कार्यक्रम में हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सरकारी बैंक कौन से होते हैं? इसमें मेजर शेयर होल्डर सरकार है जी, मतलब कंट्रोल उसके पास है। बाकी जो इक्विटी है पब्लिक के पास भी है, तो ये पब्लिक सेक्टर के हो गए। और प्राइवेट सेक्टर जो पूरी तरह सरकार का, जिनके पास कोई स्वामित्व नहीं है, पूरी तरह उसमें सरकार का ओनरशिप कुछ भी नहीं है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इस तरह जितने बैंकों का आप नाम लेते जाएं, ये सभी के सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह ये जो बैंक हम लोग जानते हैं, ये सारे के सारे हमारे सरकारी बैंक है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था जो है, इसका सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या योगदान है? आर्थिक विकास और सामाजिक विकास लगभग साथ चलने वाले हैं। भारत के समाज में, भारत की अर्थव्यवस्था में, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर बहुत अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, मध्यम आय के और बहुत निम्न आय वर्ग के लोग हैं। तो एक तरह से कहा जाए टॉप टू बॉटम सभी को ये हेल्प करते हैं लोन के मामले में। आंकड़ों द्वारा ये प्रमाणित है कि जिस देश में, जिस अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा है, फाइनेंशियल लिटरेसी ज्यादा है, वो देश विकसित है, वो समाज विकसित है। भारत में बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और उसके उत्पाद ये कौन कौन से हैं जो जिसे जनता को ये प्रोडक्ट और सेवाएं देती है बैंक? बैंक का काम है डिपॉजिट लेना और लोन देना, ये दो मुख्य काम है। और बाकी कुछ एंसिलरी काम है। चालू खाता आमतौर पर व्यापारी के लिए है, जो कि उसमें कुछ ब्याज मिलता नहीं, उसमें तमाम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितना चाहे पैसा चाहे जमा करिए, दिन में जितनी बार चाहे निकालिए, लेकिन उसमें ब्याज नहीं मिलता। तो ये व्यापारियों के लिए काम आता है। बचत खाता है, जब कुछ आपके पास बचत हो उसमें डालिए, जब जरूरत हो निकालिए, इस तरह करके बचत खाता होगा। स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस के लिए लोन देंगे। इवन अभी जैसे मुद्रा योजना में सड़क के पर जो काम कर, स्ट्रीट वेंडर जो हॉकर्स हैं, उनके लिए भी लोन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आगे बढ़िए, किसी को पर्सनल लोन की जरूरत है, सुविधा उपलब्ध है। कार खरीदनी है, कार के लिए लोन उपलब्ध है। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, लोन उपलब्ध है। मकान बनाना है, लोन उपलब्ध है। कोई बड़ा व्यापार करना है, उपलब्ध है। इंडस्ट्री डालनी है, उपलब्ध है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, लोन उपलब्ध है। कहने का मतलब कि टोटल जो हमारा स्पेक्ट्रम है एक्टिविटी का, आर्थिक जो गतिविधियों का, सबके लिए वित्तीय सहायता देने की योजना बैंकों के पास है। आजकल नेट बैंकिंग का बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ा है भारत में नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज्यादा सुरक्षित हो पैसा ट्रांसफर करने के लिए या पैसा मंगाने के लिए? एक चीज मान के चलना होगा कि वित्तीय सेक्टर में जो भी जब IT में माइग्रेशन होता है या कोई भी चीजें बैंक अपने में इंटीग्रेट करती है, तो उसमें सबसे ज्यादा जोर खर्चा करती है उसके सिक्योरिटी के लिए। आज कोई कस्टमर घर में बैठ के लाखों का, करोड़ों का RTGS कर ले रहा है, NEFT कर ले रहा है, UPI से रास्ता चलते ट्रेन में बैठे बैठे तमाम इस तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो इसमें सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और सारे के सारे जो मोड हैं वो सिक्योरिटी के हैं। इसमें जो 3-4 मुख्य जो रूप से आजकल जो यूज हो रहे हैं, वो जैसे UPI हम लोग देख रहे हैं, IMPS, NEFT, RTGS, आधार ऑथेंटिकेशन, AEPS उसको कहते हैं, BBPS कहते हैं, मोबाइल वैलेट है। इस तरह का प्रयोग, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इनके थ्रू ज्यादा होने लगे। एक शब्द सुनने में आता है ऋण माफी। ये मतलब ये ऋण माफी है क्या? और ये भी कहा जाता है कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ कर दिए, तो इसमें क्या सच्चाई है? पहली बात ये मान लीजिए कि बैंक्स धन के मालिक नहीं है, दे आर सिंपली कस्टोडियन। बैंक अपने स्तर से कुछ भी माफ नहीं कर सकते, वो मालिक तो है नहीं। यदि भारत सरकार कहे कि हाँ 1 लाख रुपए तक के जितने लोन है सब माफ कर दो, तो भारत सरकार उतना पैसा बैंकों को दे। नमस्कार दोस्तों, मैं बनारस ग्लोबल टाइम से डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज आर्थिकी कार्यक्रम में हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बैंकिंग के जानकार और लंबे समय तक काम करने वाले और अनुभव रखने वाले श्री MK पांडे जी से, जो बैंकिंग के बारे में तो विशेषज्ञ है तो है ही, आर्थिक विशेषज्ञ भी है। हम बैंकिंग सिस्टम पर बात करेंगे।
भारतीय बैंकिंग प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसकी व्यवस्था है, यह कैसे अपने ग्राहकों को संतुष्ट करती है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम अपने इस विशेष मेहमान श्री M.K. पांडे जी का स्वागत करते हैं स्टूडियो में। धन्यवाद। नमस्कार पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम में किस तरह से किस तरह से काम करती है, किस तरह से बैंक लोगों अपने ग्राहकों को कौन सी सुविधाएं देते हैं, क्या उत्पाद देते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और आप नए नए बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त कीजिए। तो हम लोग शुरू करें पांडे जी। बिल्कुल। पहला प्रश्न मेरा यह है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसकी क्या कार्य प्रणाली है, इस पर आप थोड़ा विस्तार से बताएं। धन्यवाद पाठक साहब। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर जेनरस वर्ड्स फॉर मी। जहां तक बैंकिंग का सवाल है, भारतीय बैंकिंग, पहले बात बैंकिंग जो है हम लोगों को वो जानना होगा। और बैंकिंग चाहे भारत की हो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से की हो, बैंकिंग एक बैंकिंग है जिसकी परिभाषा दी गई है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। डिपॉजिट लेना और लोन देना, ये दोनों ही बैंक का मुख्य काम है। तो कहीं भी बैंक हो यही काम करते हैं। और भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था की बात है, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि मालिक, सरकारी बैंकों का मालिक तो सरकार है, चूंकि उनके शेयर होल्डिंग उनके पास ज्यादा है, लेकिन बैंकों का गार्जियन वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक कैसे काम करेंगे, उनके कहां पर करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनका क्या क्राइटेरिया होगा, ये सारा कुछ निर्धारित करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। यानी कि बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक है, एक तरह बैंकों का गार्जियन है। जी गार्जियन। अब बैंकों को भारत में जैसे बैंक किए गए वर्गीकरण के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो हम लोग कहते हैं कुछ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, जिसमें सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक्स भी आएंगे। उसके बाद कुछ हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स भी हैं। उसके बाद कुछ लोकल एरिया बैंक्स भी हैं, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं, कुछ पेमेंट बैंक्स भी हैं। ये तमाम तरह के बैंकों का जो नाम मैं बता रहा हूं वो उनके कार्य प्रणाली के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, जिसमें सभी अभी जैसे आप सभी लोग मालूम है कि भारत में सरकारी सेक्टर के 12 बैंक हैं, वो 12 बैंक रहेंगे। फॉरेन बैंक्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, फॉरेन बैंक से मेरा मतलब जिनका मुख्यालय, जिनका रजिस्ट्रेशन देश के बाहर है और हमारे यहाँ वो काम कर रहे हैं, चाहे सब्सिडियरी के रूप में चाहे ब्रांचेस खोल करके। प्राइवेट बैंक्स जो इंडिया में उनका रजिस्ट्रेशन है और सरकारी स्वामित्व उसमें नहीं है, ये इस तरह के बैंक हो गए। फिर एक RRB बनाया गया था, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक के शुरू में जब स्थापना हुई थी तो हर जिले में एक बनाया गया था। उसमें भी जो स्ट्रक्चर था एक स्पॉन्सर बैंक का स्ट्रक्चर, सब उसमें शेयर होल्डिंग थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और जिस राज्य में काम करता था उस राज्य का शेयर होल्डिंग होती थी। तो भी एक तरह से कहा जाए सरकारी बैंक थे। अभी वर्तमान में सुधार करते करते हर राज्य में एक ग्रामीण बैंक होगा। पहले हर जिलों में एक ग्रामीण बैंक का जो स्ट्रक्चर था जिले से था, उसको रीजनल रूरल बैंक में डाला गया था। अब धीरे धीरे उसमें सुधार करते हुए एक राज्य एक ग्रामीण बैंक हो गया है। अब जो पेमेंट बैंक्स हैं उनका काम केवल पेमेंट करना है, वो लोन नहीं कर सकते। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनका है कि उनका नाम ही स्मॉल फाइनेंस बैंक है। फाइनेंस तो वो करेंगे लेकिन स्मॉल करेंगे, मतलब छोटे का करेंगे। डिपॉजिट वो लेंगे, लोन उनको देना है तो बैंक से, पब्लिक से डिपॉजिट उनको लेना है। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो फाइनेंस का सेगमेंट होगा उस पर रिस्ट्रिक्शन है, उनको माइक्रो और स्मॉल यूनिट को फाइनेंस करना है। उसके बाद इसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है, लाइट एक्टिविटीज भी शामिल है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स भी वो कर सकते हैं। उनकी क्राइटेरिया क्या है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर की उनकी लेंडिंग होगी वो टोटल लेंडिंग का 75% या उससे ज्यादा होना चाहिए। यदि वो 100 रुपए का लोन कर रहे हैं तो उनका 75 रुपए प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए, जो प्रायोरिटी सेक्टर की परिभाषा रिजर्व बैंक या भारत सरकार करती है। और उनका 50% तक का जो लोन होगा उसका टिकट साइज 25 लाख से कम होगा, अर्थात उनके ऊपर तमाम इस तरह से बंदिश रखी गई है कि वो स्मॉल फाइनेंस ही करें। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में आएगा। जैसे कुछ लोगों का नाम हम लोग जानते होंगे, अपने शहर में भी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक में है।
एक जो लोकल एरिया बैंक्स जो हैं, लोकल एरिया बैंक जो इनिशियली हमारा आरआरबी था, कमोबेश उस पैटर्न पर लोकल एरिया बैंक को सीमित एरिया में काम करना है। उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम 3 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में वो काम करेंगे। अगल बगल के 3 डिस्ट्रिक्ट से ही उनका कार्य क्षेत्र होगा, उससे ज्यादा नहीं। जो लोकल एरिया बैंक जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं। जैसे आरआरबी सरकारी सेक्टर का था, लेकिन लोकल एरिया बैंक जो होंगे उसमें प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं। जो पेमेंट बैंक्स हैं उनका ये पेमेंट करना, तो वो डिपॉजिट ले सकते हैं। उन पर अभी 2 लाख रुपए का रिस्ट्रिक्शन है कि एक डिपॉजिटर से वो 2 लाख से ज्यादा का नहीं दे सकते, मतलब डिपॉजिट नहीं ले सकते। वो डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते, चूंकि उनको फाइनेंस नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड फाइनेंस के सेक्टर में आता है। तो इस तरह से मिला जुला हम लोग के यहाँ बैंकिंग सिस्टम है। बीच में कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं जो अलग अलग राज्यों में के हिसाब से गवर्न होते हैं। तो ये ओवरऑल अपनी बैंकिंग व्यवस्था है। और इसमें नॉन फाइनेंशियल एनबीएफसी जिसको कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज, उनका भी एक रोल है। तो ये ओवरऑल मिला करके हमारे देश की जो बैंकिंग व्यवस्था का जो स्केच है, जो स्पेक्ट्रम है, वो इस तरह से पूरा होता है, बड़े बैंक से लेकर के स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसी तक का। और ये देश की सारी आवश्यकताओं के बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरी करने का ये लोग प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि सरकारी बैंक कौन से होते हैं? जिनका स्वामित्व, जिसमें मेजर शेयर होल्डर जो सरकार हो, सरकारी बैंक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक? देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक हम लोग उन्हीं को कहते हैं जो सरकारी बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक मिला जुला सिनोनिम्स हैं। इनको सरकारी इसलिए कहते हैं कि इसमें मेजर शेयर होल्डर सरकार है जी, मतलब कंट्रोल उसके पास है। बाकी जो इक्विटी है पब्लिक के पास भी है। तो ये पब्लिक सेक्टर के हो गए। और प्राइवेट सेक्टर जो पूरी तरह सरकार का, जिनके पास कोई स्वामित्व नहीं है, पूरी तरह उसमें सरकार का ओनरशिप कुछ भी नहीं है। कोई एक एग्जांपल देकर बताइए। जैसे जो आपके जितने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इस तरह जितने बैंकों का आप नाम लेते जाएं, ये सभी के सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह ये जो बैंक हम लोग जानते हैं, ये सारे के सारे हमारे सरकारी बैंक हैं, जो अभी 12 की संख्या में। हो सकता है आने वाले 1-2 साल में संख्या और थोड़ी घट जाए, जैसे सरकार की मंशा और चर्चा चल रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था जो है, इसका सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या योगदान है? ये सर, जो भारतीय बैंकिंग का हो चाहे टोटल बैंकिंग का हो, जहां कहीं भी अर्थ जुड़ा हुआ है, अर्थतंत्र है, विकास का संबंध अर्थ से है, वहां बैंक उसका मतलब अपरिहार्य अंग है। सामाजिक विकास हो चाहे आर्थिक विकास हो, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास लगभग साथ चलने वाले हैं। भारत के समाज में, भारत की अर्थव्यवस्था में, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर बहुत अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, मध्यम आय के और बहुत निम्न आय वर्ग के लोग हैं, और सबकी आवश्यकताएं हैं और सबको बैंकिंग की जरूरत है। तो बैंक हमारे यहाँ जो है वो किसी कॉर्पोरेट को 50,000 करोड़ के लोन की जरूरत है तो उसकी भी पूरा करते हैं, और किसी को 50,000 रुपए की भी लोन की जरूरत है तो उसको भी पूरा करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए टॉप टू बॉटम सभी को ये हेल्प करते हैं लोन के मामले में। जहां तक रही डिपॉजिट के बारे में, तो हर कोई बैंकों में जा सकता है, अपना धन जमा कर सकता है, बैंकिंग एम्बिट में रह सकता है, बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकता है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुआ करता है अर्थव्यवस्था में, वो एक होता है फाइनेंशियल लिटरेसी का और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का। ये अपना आंकड़ों द्वारा ये प्रमाणित है कि जिस देश में, जिस अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा है, फाइनेंशियल लिटरेसी ज्यादा है, वो देश विकसित है, वो समाज विकसित है। तो वो दोनों काम पूरा करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रादर मैं कहता हूं कि एकमात्र ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी रिसेंटली जैसे आपने देखा जनधन योजना शुरू हुई थी, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा, हमको लगता है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। और उसका लाभ ये मिला कि अब आप देखिए सबके, ज्यादातर लोगों के खाते हो गए। तो जितनी भी सरकारी योजनाएं जो बेनिफिट ट्रांसफर होने वाली बात है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है जिसमें पिलफरेजेस नहीं है, इमीडिएट इंटेंडेड बेनिफिशियरी के पास पैसा पहुंचता है। और इतना ही नहीं, पहुंचने के बाद उसमें से कुछ बचत भी होती है। जब जनधन खाते खोले गए थे तो ये कहा गया था कि ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं थी। और अभी पिछले आंकड़े
करीब 1 साल पहले का हमको आंकड़ा जहां तक याद पड़ रहा है, करीब 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जमा है जनधन के खाते में। 1.25 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़ से ज्यादा उसमें जमा है, जिसमें महिलाओं का 55% से ज्यादा हिस्सेदारी है। तो इस तरह से कहा जाए तो उसमें लोगों में साक्षरता है, उनकी कुछ न कुछ जो एक तरह से कहा जाए थोड़ा मोड़ा स्तर सुधार होगा। इसके साथ जो सुरक्षा, ये इंश्योरेंस के 2 स्कीम डाले गए थे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और इसके फिर अटल पेंशन योजना, इस तरह की जो योजनाएं लाई गई थी बैंकों के द्वारा, सरकार के द्वारा, जिसका इम्प्लीमेंटेशन बैंकों के थ्रू हुआ, ये निश्चित रूप से सरकार मतलब सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक स्तर को बढ़ाने में और आर्थिक सुरक्षा के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर था, जो दृष्टिगत भी है। जी। ये बताइए कि भारत में बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और उसके उत्पाद ये कौन कौन से हैं जो जिससे जनता को ये प्रोडक्ट और सेवाएं देती है बैंक? देखिए सर, जैसे बैंकिंग परिभाषा में ही बताया गया है कि बैंक का काम है डिपॉजिट लेना और लोन देना। ये 2 मुख्य काम है और बाकी कुछ एंसिलरी काम है। तो बैंकों के जो उत्पाद होंगे वो मुख्यतः 2 श्रेणी में आएंगे, चाहे तो जमा वाले में आएंगे, चाहे तो लोन वाले में आएंगे। तो बैंकों के जमा उत्पाद को 3 हिस्सों में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक चालू खाता, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, एक बचत खाता, सेविंग अकाउंट, और एक फिक्स डिपॉजिट खाता, जो टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में ही कोई रिकरिंग भी आता है। फिर उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स, नाम, नॉमेनक्लेचर, कुछ फीचर ऐड करके जोड़े गए, लेकिन मुख्य वर्गीकरण यही है, चाहे चालू खाता है, चाहे बचत खाता है, चाहे सावधि खाता है। खाते में चालू खाता आमतौर पर व्यापारी के लिए है, जो कि उसमें कुछ ब्याज मिलता नहीं, उसमें तमाम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितना चाहे पैसा चाहे जमा करिए, दिन में जितनी बार चाहे निकालिए, लेकिन उसमें ब्याज नहीं मिलता। तो ये व्यापारियों के लिए काम आता है। बचत खाता है, जब कुछ आपके पास बचत हो उसमें डालिए, जब जरूरत हो निकालिए, इस तरह करके बचत खाता होगा। और कुछ ऐसा पैसा है जो निश्चित समय के लिए जमा करके कुछ ज्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं, वो सावधि खाता है। तो ये जमा के प्रोडक्ट हो गए। लोन वाले में अब जैसा भारत के बैंक जो है पूरे टॉप टू बॉटम सभी सेगमेंट को कैटर करते हैं, तो सेगमेंट वाइज इसमें लोन है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए लोन देना है तो एग्रीकल्चर के लिए लोन देंगे, एलाइड एग्रीकल्चर के साथ एलाइड एक्टिविटी लाइक फिशरी है, मतलब गोट के लिए है, भेड़ बकरी, इस तरह के जो तमाम एक्टिविटीज हैं उनके लिए, डेयरी के लिए, सबके लिए लोन देंगे। स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस के लिए लोन देंगे। इवन अभी जैसे मुद्रा योजना में सड़क के पर जो काम कर स्ट्रीट वेंडर जो हॉकर्स हैं उनके लिए भी लोन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आगे बढ़िए, किसी को पर्सनल लोन की जरूरत है, सुविधा उपलब्ध है। कार खरीदनी है, कार के लिए लोन उपलब्ध है। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, लोन उपलब्ध है। मकान बनाना है, लोन उपलब्ध है। कोई बड़ा व्यापार करना है, उपलब्ध है। इंडस्ट्री डालनी है, उपलब्ध है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, लोन उपलब्ध है। कहने का मतलब कि टोटल जो हमारा स्पेक्ट्रम है एक्टिविटी का, आर्थिक जो गतिविधियों का, सबके लिए वित्तीय सहायता देने की योजना बैंकों के पास है। जो हमारे जो यूनिवर्सल बैंक्स हैं, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, वो इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास प्रोडक्ट है। एक ये बात होगी। फिर जो दूसरे एंसिलरी प्रोडक्ट्स, जैसे ज्यादातर बैंकों ने क्रेडिट कार्ड्स दे रखा है। क्रेडिट कार्ड्स को मैं एक प्रोडक्ट के रूप में कहता हूं, और डेबिट कार्ड्स को मैं प्रोडक्ट इसलिए नहीं कहता हूं कि डेबिट कार्ड एक डिलीवरी का चैनल है। भाई बैंकों में किसी ने पैसा जमा किया है तो उसको पैसा निकालना भी है। तो डेबिट कार्ड उसको अपने पैसे को निकालने का एक माध्यम है, तो वो डिलीवरी के चैनल में मैं रखता हूं। लेकिन प्रोडक्ट रूप में हम लोग क्रेडिट कार्ड को रख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड एक प्रोडक्ट है, उसमें आप परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट और पे करते हैं उसका जो ड्यू डेट, जैसे भी बैंक ने अपना साइकिल फिक्स कर रखा है उस ड्यू डेट पर आप उसका पेमेंट करते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड का हो गया। यही क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट किसानों के लिए डाला गया तो किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। यदि एमएसएमई को दिया जाएगा तो उनका कुछ अलग कार्ड हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड है, वो लोन के सेगमेंट में एक तरह से हम लोग उसको डाल सकते हैं। फिर दूसरे सर्विसेज में जाए तो आजकल देखिए बैंक बेसिकली एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करता है, किसी का लेना किसी को देना। तो इसमें आज की तारीख में वेल्थ मैनेजमेंट के भी काम बैंक वाले करने लगे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में कैसे आपके इन्वेस्टमेंट को कहीं और दूसरे एवेन्यूज क्या क्या उपलब्ध हैं। बैंक्स लॉकर की सुविधाएं देती हैं। तो ये सभी बैंक का ओवरऑल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं। रेमिटेंसेज की सुविधाएं हैं। रेमिटेंसेज से मेरा मतलब है
हम यहाँ रहते हैं, मेरा बेटा कहीं और रहता है, हमको उसको पैसा भेजना है तो यहाँ से वहां रेमिट करना है। हम व्यापार करते हैं, हमको अपने व्यापारी बंधु जो हमारे जिनके साथ लेन देन करना है उनको हम लोग पैसा भेजते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी भेज, ये तमाम रेमिटेंस के सेगमेंट में आ रहे हैं, वो सारी सुविधाएं बैंक दे रही हैं। तो अभी टोटल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों के पास, भारतीय बैंकों के पास सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो डिपॉजिट पर मिलता है इंटरेस्ट, और जो लोन का जो रेट होता है इंटरेस्ट रेट, दोनों में बहुत अंतर रहता है। लोन वाला ज्यादा रहता है और डिपॉजिट वाला कम रहता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? सर, बैंकों का बैंक जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती हैं तो बैंक अपने लिए खर्चे का एवेन्यू पैदा करती हैं, क्योंकि उनको ब्याज देना होता है और लोन दे करके वो ब्याज कमाते हैं। तो कमाना थोड़ा ज्यादा होगा खर्चा करने से, तभी बैंक सरवाइव करेंगे, क्योंकि बैंक अपना ऑपरेशनल कॉस्ट भी है। तो निश्चित रूप से ब्याज का दर जो लोन पर होगा डिपॉजिट की तुलना में ज्यादा होगा। लेकिन एक ये आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। बैंक अपने ऐसा नहीं कि जितना मन करे उतना रेट बढ़ा देंगे, उसमें एक फॉर्मूला है, उसमें भी कॉमन सेंस प्रिवेल करता है। लेकिन लोन का ब्याज दर थोड़ा ज्यादा इसलिए भी होना है क्योंकि आमदनी उसी से आनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, आमदनी थोड़ी ज्यादा होगी तब खर्चे करके, मतलब हमको लोन किया, सॉरी, जिनसे हमने डिपॉजिट लिया है उनको ब्याज तो देना है और व्यवस्था भी चलानी है, थोड़ा इनकम उसके पास, इसलिए थोड़ा सा वो ज्यादा होता है। वो तो ज्यादा। ये बताइए कि कौन सा ऐसा डिपॉजिट है जिसमें ज्यादा लाभ कमाया जा सकता हो? क्योंकि आजकल लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने। लेकिन बैंक जो है वो एक सुरक्षित जगह है, इसलिए बैंकों में करते हैं। उसमें कौन सी ऐसा स्कीम है जिसमें ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके? सर, बैंक के जो टर्म डिपॉजिट्स हैं जो हाईएस्ट पेइंग वही हैं, और अपनी आवश्यकता के हिसाब से भी, जैसे मान लीजिए कि कोई सीनियर सिटीजन है, और एग्जांपल मैं कह रहा हूं, तो सीनियर सिटीजन को बैंक वाले 0.5% ब्याज ज्यादा देते हैं। एक गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन को मतलब रेट फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्कीम लाई थी, उसको हम लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से जानते हैं। तो उसमें अभी सीलिंग कर रखी है बैंक ने कि एक आदमी 30 लाख रुपए जमा कर सकता है। तो वो सामान्य ब्याज दर से उस पर थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन वो सीनियर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। आम आदमियों के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे मान ले किसी को आज पैसा है, हो सकता है उसको 6 महीने के बाद पैसे की जरूरत समझ में आ रही हो, 1 साल के बाद पैसे की जरूरत समझ में आ रही, तो उस पीरियड का वो डिपॉजिट करके, फिक्स डिपॉजिट करके उसका ब्याज पाएगा, जो कि सामान्य तौर पर सेविंग बैंक में रखने की तुलना में थोड़ा ज्यादा मिलेगा। जहां तक रही म्यूचुअल फंड वाली बात, तो म्यूचुअल फंड इतिहास तो यही दिखलाता है कि उनका रेट, मतलब यील्ड जो है बैंक के डिपॉजिट के यील्ड से थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन ये हमेशा हर फंड पर लागू हो नहीं होता, जरूरी नहीं है। वो कितने टेन्योर तक रखा गया, किसमें इन्वेस्ट किया गया था। म्यूचुअल फंड के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि वो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को भी न्यूट्रलाइज करते हैं अपने फंड मैनेजमेंट के हिसाब से। लेकिन उनका जो एक्सपोजर है रिस्की सेक्टर में है। बैंकों के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते बैंक, इनको रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो रिस्की मार्केट में जाना उनके लिए अलाउड है, इनको जाना अलाउड नहीं है। तो ये थोड़ी मोड़ी बातें हैं, लेकिन ऑल द टाइम म्यूचुअल फंड का रिटर्न बैंक के डिपॉजिट से सबके लिए बेटर हो जाए ये जरूरी नहीं है। हमको 6 ही महीने के लिए पैसा मेरे पास सरप्लस था, 6 महीने में हो सकता है हमको रिटर्न उतना न मिले जितना बैंक वाले दे रहे हैं। तो ये अपनी आवश्यकता। तो आपने जो बताया कि कई तरह के डिपॉजिट होते हैं, तो उस सारे डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट भी तो अलग अलग होते होंगे ना? सर, जैसे सेविंग बैंक का खाता में ब्याज दर अमाउंट के साथ आजकल वो डीरेगुलेट कर दिया। पहले सेविंग बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेगुलेटेड था, अभी रिजर्व बैंक ने उसको डीरेगुलेट कर दिया। बैंक अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं। जो आज की तारीख में 2-2.5% के आसपास है, मैक्सिमम भी है तो 2.5% के आसपास ही होगा। तो जो सावधि जमा है, मतलब जो टर्म डिपॉजिट है, उसमें यूजुअली डिपॉजिट का पीरियड यदि बढ़ता जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। उसमें वो अर्थशास्त्र का वो सिद्धांत प्रिवेल करता है कि आप कितने दिन तक लिक्विडिटी को फॉरफिट कर रहे हैं। लेकिन ये हर बार संभव नहीं है। कई बार ऐसा होता है किसी बैंक में 3 साल का डिपॉजिट का रेट कुछ है और 5 साल में जाके घट जाता है।
चूंकि बैंक जब डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं तो उनका एक एएलएम का कंसेप्ट भी काम करता है कि उनको एसेट लायबिलिटी का मिसमैच ना हो, उसको मैच करना होता है। किस पीरियड में उनकी लायबिलिटी और एसेट की मैच्योरिटी की ज्यादा जरूरत है तो उस पीरियड में वो ज्यादा पैसा दे सकते हैं। यदि मान लिया जाए किसी बैंक को जो कॉर्पोरेट लेवल पर पता चल रहा है कि 3 महीने के बाद उनको ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत है, उस समय उनको ऐसा कुछ कमिटमेंट है, तो हो सकता है 3 महीने के डिपॉजिट लेने के लिए वो ब्याज दर दूसरों से ज्यादा बढ़ा दे ताकि 3 महीने के लिए उनको डिपॉजिट ज्यादा मिल जाए। ये है, बट इन जनरली प्रिंसिपल है कि यदि ज्यादा दिन के लिए जमा करेंगे तो ज्यादा ब्याज दर उपलब्ध होगा। एक कॉमन प्रिंसिपल प्रिवेल करता है। आजकल नेट बैंकिंग का बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ा है भारत में नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज्यादा सुरक्षित हो पैसा ट्रांसफर करने के लिए या पैसा मंगाने के लिए? तो ये नेट बैंकिंग पर जरा प्रकाश सर, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को आपका जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना होगा। जी। बैंक का काम मतलब जो जैसे हमने कहा डिपॉजिट लिया और लोन दिया, जी, तो डिपॉजिट लिया तो जिसका पैसा लिया फिर उसी को लौटाना ये भी इनकी जिम्मेदारी है। जी, ठीक है। तो बैंक का जो डिलीवरी सिस्टम है, जो रिपेमेंट का जो डिलीवरी सिस्टम है, वो उसी के तहत ये सारी चीजें आती है। जैसे ट्रेडिशनली आप देखिए तो बैंक में क्या था, सबसे बढ़िया था कि आप जाइए चेक काटिए और पैसा लेके आइए, या किसी को देना हो तो उसके नाम से चेक काट दीजिए, आरटीजीएस कर दीजिए। ये बैंक से पेमेंट देने का इंस्ट्रक्शन मतलब मोड था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों में ज्यादा होने लगा तब से डिलीवरी सिस्टम एक तरह से कहा जाए काफी हद तक मैकेनाइज हो गई। जो नेट बैंकिंग का जहां तक आप सवाल कर रहे हैं, एक जनरल टर्म है जो ऐसे हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं। नेट बैंकिंग तब जब हम इंटरनेट के थ्रू अपने बैंक में यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करें और फिर तो वो नेट बैंकिंग के दायरे में आता है, जिसकी संख्या आज की तारीख में फिर कम हो गई। अब आप देखेंगे आजकल ज्यादा ट्रांजेक्शन वो यूं स्कैन करके कुछ यूं करके मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर, इस तरह के जो चीजें होने लगे, आधार से लिंक्ड पेमेंट होने लगे, ये सारा का सारा पेमेंट सिस्टम ही है। और एक चीज मान के चलना होगा कि वित्तीय सेक्टर में जो भी जब आईटी में माइग्रेशन होता है या कोई भी चीजें बैंक अपने में इंटीग्रेट करती है तो उसमें सबसे ज्यादा जोर खर्चा करती है उसके सिक्योरिटी के लिए। अच्छा। चूंकि ये सिक्योरिटी ऐसा है कि पूरे बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास का सवाल है और बैंक और अर्थव्यवस्था सर्वाइव इसीलिए कर रही है कि जनता का विश्वास बैंक में है। तो उस विश्वास की रक्षा करेगा वही जो कि कोई उसमें मिस एप्रोप्रिएशन ना हो, गलती ना हो। तो पेमेंट सिस्टम जो डिलीवरी सिस्टम जो नॉन फेस टू फेस पेमेंट हम कर रहे हैं, आज कोई कस्टमर घर में बैठ के लाखों का करोड़ों का आरटीजीएस कर ले रहा है, एनईएफटी कर ले रहा है, यूपीआई से रास्ता चलते ट्रेन में बैठे बैठे तमाम इस तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो इसमें सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और सारे के सारे जो मोड हैं वो सिक्योरिटी के हैं। सिक्योरिटी मतलब एक तरह से कहा जाए फुल प्रूफ है। इसमें जो 3-4 मुख्य जो रूप से आजकल जो यूज हो रहे हैं वो जैसे यूपीआई हम लोग देख रहे हैं, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, आधार ऑथेंटिकेशन एईपीएस उसको कहते हैं, बीबीपीएस कहते हैं, मोबाइल वैलेट है। इस तरह का प्रयोग नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इनके थ्रू ज्यादा होने लगे। तो अब इस वाले का सब सिक्योरिटी सिस्टम सब वही है, सबका आदि हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे बैंक में जो अकाउंट में बैलेंस है अल्टीमेटली पैसा उसी से निकलना है। तो इनका पेनिट्रेशन बैंक के डाटाबेस तक तो पहुंचना है। तो जो रास्ता इतना सुरक्षित होना चाहिए कि ताकि जनता का विश्वास बैंकिंग व्यवस्था पर बनी रहे, कायम रहे। अब यदि फर्दर जैसे कोई एनईएफटी, आरटीजीएस, लोग कई बार इसमें जो कंफ्यूज होते हैं, तो आरटीजीएस और एनईएफटी लगभग एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करता है। दोनों में थोड़ा सा फर्क क्या है कि एनईएफटी का प्रोसेसिंग है वो आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में होता है, बैच में करते हैं वो। उसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर रखा है कि 2 लाख से कम तक का जो ट्रांजेक्शन होगा वो मतलब 2 लाख से उसमें किसी भी अमाउंट का कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो बैच में होगी। आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि मिनिमम 2 लाख या उसके ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा तो वो रियल टाइम होगा, मतलब आप इधर कर रहे हैं और वो उधर होगा। इसका नाम ही रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और एनईएफटी में नेट का सेटलमेंट होता है। नेट का मतलब हो गया कि 2 घंटे में मान लीजिए एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कुछ पेमेंट मिलना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कुछ पेमेंट देना है, तो वो नेट का प्रोसेस करेगा
और आरटीजीएस में यदि उसमें उनको मान ली कि दिन भर में 1000 पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिलना है और 990 उनको पेमेंट करना है, तो 1000 भी एंट्री होगी और 990 भी एंट्री होगी, नेट एंट्री नहीं होगी। दिस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये दोनों का बेसिक फर्क है। और ये 24/7 भी अवेलेबल है। और केवल रिस्ट्रिक्शन है कि आरटीजीएस जो करना होगा तो अमाउंट 2 लाख या उससे ज्यादा का होना चाहिए। एनईएफटी में अमाउंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बाकी आप सब तो आइए ये सब देखिए रहे, स्कैनर का ये वो कितने भी अमाउंट का 10 रुपए 5 रुपए, आजकल तो बच्चे चाय भी पीते हैं तो पेमेंट करते हैं, बाल कटवाते हैं उसमें पेमेंट करते हैं। तो और इसका ये भारत के मतलब फिनटेक का सबकी सफलता है कि इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन्स टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर अपने इंडिया में होने लगे। जैसे आज से कुछ दिन पहले तक एटीएम एक यूएसपी हुआ करता था, आज की तारीख में एटीएम लगभग ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, क्योंकि एटीएम पर कैश विड्रॉ करने वाले बहुत कम लोग जा रहे हैं, क्योंकि कैश धीरे धीरे कैशलेस हमारी मतलब ये वाले जो नए जनरेशन की बैंकिंग लगभग कैशलेस होती जा रही है। देखिए ऐसा है कि बैंकों में लोग अपना पैसा जमा करते हैं, तो सरकार उनकी सुरक्षा के लिए क्या करती है ताकि लोगों का विश्वास बैंकों पर बनी रहे? बहुत बढ़िया सवाल है सर। इसके लिए सरकार की या सबकी, मैंने जैसे अभी पहले भी कहा कि विश्वास कायम रखने के लिए सब कुछ करना होगा। तो पहली बात आप ये देखिए कि बैंकों में जब पैसा हम जमा मतलब कोई भी पब्लिक जमा करती है तो इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है, सबसे पहले वो कहती है कि थोड़ा पैसा नगद के रूप में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रखना, जिसको हम लोग CRR कहते हैं। फिर सरकार कहती है कि कुछ पैसा, जिसको SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको कहते हैं, वो सरकार ने डिफाइन कर रखा है कि आपको इतना पैसा इसमें लगाना है और बाकी पैसे को आपको लोन देना है या कहीं जो आप इन्वेस्ट करने, जो यदि इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उन सिक्योरिटी में करेंगे। इन बैंकों को किसी भी रिस्की वेंचर में जाने का परमिशन नहीं है। जैसे कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाके शेयर मार्केट में नहीं लगा सकता पैसा ओपनली, चूंकि वो रिस्की है। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने फंड को इंश्योर किया कि आपको इतना पैसा कैश में रखना है, इतना पैसा उस सिक्योरिटी में जमा करना है जो रिस्क फ्री है और बाकी को आपको लोन देना है। एक बात तो यहां पर ये होगी। दूसरी बात, लोन भी देने के लिए ऐसे नहीं कि आपने जो गया जहां मन आर्बिट्रेरली जिसको मन करना हो उसको लोन देने का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है उसको हम लोग प्रूडेंशियल एक्सपोजर नॉर्म के रूप में जानते हैं, उसका नाम है प्रूडेंशियल एक्सपोजर नॉर्म। उस प्रूडेंशियल एक्सपोजर नॉर्म में बैंक के बहुत सारे लोन को उनके एसेट कैपिटल से जोड़ा हुआ है कि इस सेक्टर में आपको इतना से ज्यादा लोन नहीं देना है, इस सेक्टर में इतना से ज्यादा लोन नहीं देना है। सेक्टर वाइज मान ले कोई कहे कि हमको सीमेंट में ही केवल देना है या इंफ्रास्ट्रक्चर में देना है, तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा लोन आप इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दीजिए या ऑयल इंडस्ट्री को दे दीजिए। उसमें सभी को अपने बैंक के कैपिटल के हिसाब से एक रिस्ट्रिक्शन, इससे ज्यादा इसमें नहीं, ताकि कंसंट्रेशन रिस्क जो हो उसको मिटिगेट किया जाए। उसके बाद जो फ्रॉड से जो एक लॉस ऑफ रेपुटेशन होता है, उसके फ्रॉड प्रोटेक्शन के लिए तमाम सरकार की मतलब बैंकों की अपने आंतरिक व्यवस्था होती है रिस्क को मैनेज करने के लिए। इस तरह से फुल्ली मतलब उन सारी चीजों को अभी इस थोड़े से समय में टेबलाइज करना शायद संभव नहीं हो, लेकिन जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को यदि अक्षरशः लागू किया जाए तो लगभग हम कह सकते हैं कि फुल प्रूफ व्यवस्था है, जहां पर बैंकों में डाला हुआ पैसा सुरक्षित है। और उसके बाद भी इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी दर्शकों को ये ज्ञान होगा कि एक आरबीआई की एक संस्था DICGCI उसको हम लोग कहते हैं, उसमें बैंकों के डिपॉजिट का इंश्योरेंस भी है। तो वो सीमा अभी 5 लाख रुपए है कि 5 लाख रुपए तक का हर डिपॉजिट उसके द्वारा इंश्योर्ड है, अर्थात यदि बैंक कोई बंद हो जाता है, फेल हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक वो संस्था आपको देगी। और इस इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बैंक पे करते हैं, इसमें इसका प्रीमियम कस्टमर से नहीं लिया जाता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बैंकों के डिपॉजिट को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है ताकि जनता का अडिग विश्वास बैंक प्रणाली में बना रहे। बैंकों के लाभ कमाने के कौन कौन से स्रोत हैं, उसके लाभप्रदता को सुनिश्चित करने के लिए बैंक क्या करते हैं? बैंक का सर लाभ के लिए तो सबसे पहली बात जो भी आपने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, लोन देना। लोन में ब्याज का दर डिपॉजिट के ब्याज दर से थोड़ा ज्यादा होगा और अभी भी इंडिया में बैंकों का मुख्य आमदनी का जरिया लोन पर पाया जाने वाला ब्याज ही है।
मुख्य। लेकिन आज की तारीख में जब आप देखेंगे, जब किसी भी बैंक के बैलेंस शीट को पढ़ेंगे या उसका जब हाइलाइट्स अखबारों में कहीं छपता है, उनके वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो एक NIM का वर्ड आता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उसके बाद अदर इनकम की बात होती है कि अदर सोर्स से आपकी क्या इनकम है। तो आजकल बैंक अदर इनकम पर भी बहुत ध्यान देने लगे हैं। ये NIM एक सर्टेन लेवल के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म है कि आप ब्याज का दर को बेइंतहा नहीं बढ़ा सकते हैं, आप उसी में आपको रखना होगा। तो वो जब उतना ही है फिक्स जो एक्सपेंडिचर बैंक के अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर वो रहेंगे ही रहेंगे, तो अदर इनकम जो है वही बढ़ाने का बैंक में स्कोप है बैंक के पास। तो अब उसमें जो नॉन इंटरेस्ट इनकम होती है, जैसे बैंक आजकल मैंने बताया ना वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं, उसमें इनको कुछ कमीशन मिलता है। बैंकों में आपने सुना होगा LC इशू करते हैं, उसमें कुछ इनको आमदनी प्राप्त होती है। बैंक ट्रेजरी ऑपरेशन से काफी, मतलब आज के तारीख में ट्रेजरी ऑपरेशन सभी बैंकों का बहुत वाइब्रेंट है। ट्रेजरी ऑपरेशन से बैंक लाभ कमाते हैं। फॉरेक्स मार्केट में ऑपरेट करके बैंक लाभ कमाते हैं। जो फॉरेक्स ऑपरेशन है उसमें भी इनको, मतलब इनके जो फॉरेक्स के जो डीलर्स हैं, फॉरेक्स मार्केट में सेल परचेज का जो नॉर्मल तरीका है उससे इनको लाभ कमाते हैं। कुछ जगह पर कंसल्टेंसी सर्विस भी करते हैं। लोन का जो सिंडिकेशन होता है कुछ उसमें इनको फी मिलते हैं। तो इस तरह से जो अदर इनकम के जो एवेन्यूज हैं उसको बैंक बढ़ा करके अपनी लाभप्रदता बढ़ाते हैं और अपना जो पेनिट्रेशन अधिक से अधिक जो सर्विस चार्जेस के रूप में छोटी मोटी चीजें आजकल हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। ATM कार्ड पर 25 रुपए साल का फी ले लिया, ऐसा कहीं दे तो देने वाले को तो लगा कि हमारा 25 रुपया गया, लेकिन वो कई करोड़ का मिला दीजिए तो उतने करोड़ रुपए हो गए, क्योंकि उनके पास एडवांटेज ऑफ स्केल है। तो इस तरह से जो सर्विस चार्जेस लेकर के और अपने अदर इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम को बढ़ा करके बैंक अपनी लाभप्रदता बढ़ाती है, जिसमें सबसे बहुत बड़ा योगदान ये वाला जो नॉन, मतलब आप कह सकते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेजरी ऑपरेशन है, इस तरह से इनको मतलब कई स्रोत है जी। एक शब्द सुनने में आता है ऋण माफी। ये मतलब ये ऋण माफी है क्या? और ये भी कहा जाता है कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ कर दिए, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए सर, हमारा ये कहना है कि जो बैंक्स हैं, पहली बात ये मान लीजिए कि बैंक्स धन के मालिक नहीं है, दे आर सिंपली कस्टोडियन। वो पब्लिक के पैसे को एज ए ट्रस्टी उसको होल्ड कर रहे हैं। तो माफ तो वो कर सके जो मालिक हो। तो पहली बात तो ये मान लीजिए, मैं बहुत थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, लोग इससे कितनी सहमति देंगे, बैंक अपने स्तर से कुछ भी माफ नहीं कर सकते, वो मालिक तो है नहीं। लेकिन ऋण माफी की बात जो चलती है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं चलती है। अमूमन जैसे हम लोगों ने कहा, सरकार ने कहा एग्रीकल्चर ऋण माफ कर देना है, तो वो सरकार जो कहती है कि एग्रीकल्चर ऋण माफ करेंगे, तो सरकार अपने बजट से उतना पैसा बैंकों को देती है। अच्छा, यदि भारत सरकार कहे कि हाँ 1 लाख रुपए तक के जितने लोन है सब माफ कर दो, तो भारत सरकार उतना पैसा बैंकों को देती है। तो बैंक का ऋण योजना हम लोग ऐसे समझ लें। अब दूसरी बात जो आती है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की ऋण माफी, फिर मैं दोहरा रहा हूं, ऋण माफी कहना शायद बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में उचित नहीं है। भाई बैंक में जो बेटर बैलेंस शीट, साफ सुथरी बैलेंस शीट बनाने के लिए जब देश में आर्थिक सुधार के कार्यक्रम शुरू हुए थे नरसिम्हा राव जी के राज्यकाल में, नरसिम्हम कमेटी के बाद से, तो हुआ था कि अब अपने बैलेंस शीट को ट्रांसपेरेंट बनाइए। उसमें कहा गया था कि इनकम रिकॉग्निशन करिए और एसेट का क्लासिफिकेशन करिए। तो उसी समय बैंकों में NPA का कंसेप्ट आया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कंसेप्ट आया। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपके बैलेंस शीट के साइज में तो दिख रहा है और उस पर पैसा मिल नहीं रहा है, तो साइज आपने खूब बढ़ा रखी, इनकम नहीं है। तो उसमें कहा गया कि आप अपने एसेट जो नॉन परफॉर्मिंग उनके लिए प्रोविजन करिए। प्रोविजन कहां से करेंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। उतना आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे उसके लिए प्रोविजन करिए। तो जब जिस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का 100% प्रोविजन हो गया, इसका मतलब कि अब वहां पर एसेट बैलेंस शीट साइज, वहां पर एसेट में उसको नहीं दिखलाया जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बैंक ने उसकी रिकवरी रोक दी है। बैंक के पास जो रिकवरी के मैकेनिज्म है, उस रिकवरी के मैकेनिज्म को बैंक चालू रखता है और उसमें से भी रिकवरी होती है।
तो वो जब रिकवरी होती है तो वो बैंक, चूंकि पहले बैंक ने अपना पीएनएल डेबिट करके उस रेट लोन के लिए प्रोविजन कर रखा था, अब जो रिकवरी होगी बैंक के पीएनएल में जाएगी। तो ऋण माफी जैसा कंसेप्ट जो सुनने में जो भी आता हो, लेकिन बैंक अब जब नहीं ही रिकवर हो सकता है तो अपना पीएनएल के बट्टे खाते में उनको डालना है, लेकिन अपने रिकवरी के सारे एवेन्यूज को एग्जॉस्ट करने के बाद। तो ये तो मान लीजिए कि आम जनता के लिए कभी कभी सरकार ये निर्णय लेती है तो देखा गया है, उद्योगपतियों के लिए ये संभव नहीं है। उद्योगपतियों के लिए सर सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं। उनके लिए क्यों मतलब पेन लेगी, उनका पैसा बैंकों को देगी? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है सर, सरकार कभी भी किसी उद्योगपति का ऋण माफी नहीं कर सकती, नंबर 1। हाँ, बैंक उसके जो सिक्योरिटी से जो भी एवेन्यूज है उसके रिकवरी के, उस रिकवरी को एवेन्यूज को एग्जॉस्ट करने के बाद भी यदि कुछ पैसा बचता है तो निश्चित रूप से बैंकों को अपने पीएनएल से राइट ऑफ करना पड़ेगा। जी जी। तो ये तो हम जो भारत में रह रहे हैं लोग उनकी बातें किए। अब हम आते हैं कि जो वह लोग जो बाहर, जो अप्रवासी है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो बाहर रहते हैं, उनके लिए बैंकों की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं हैं? देखिए, अप्रवासी भारतीय जो हैं वो भारत सरकार के लिए एक तरह से कहा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि वो विदेशों में काम करते हैं। पहले यहाँ पर एक चीज हम वो जान लें कि हम लोग अप्रवासी प्रवासी कहते किसको हैं। जी। कई बार लोग, तो भारत में जो विदेशी मामलों के कारोबार को जो निर्धारित करता है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लोग फेमा कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके तहत रेजिडेंट की परिभाषा है, और जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है। तो जो व्यक्ति किसी अपने, जैसे भारत में किसी कैलेंडर ईयर में 180 दिन से कम रहा तो वो रेजिडेंट नहीं है, तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो अर्थात देश के बाहर 180 दिन से ज्यादा रह ले तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। कुछ केसेस में समय समय पर संशोधन करते, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट गया पढ़ने, तो जिस दिन वो पढ़ने गया उसी दिन से सरकार उसको नॉन रेजिडेंट का स्टेटस दे। ये अलग अलग केसेस हैं, लेकिन डिफिनीशन के हिसाब से ये बात होगी। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि भारत को फॉरेक्स उनके थ्रू मिलता है। तो बैंकों में उनके लिए भी विशेष तरह से कहा जाए एक दर्जा है। पहली बात तो ये है कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जिनको हम लोग एनआरआई कहते हैं, और उनके जो बैंकों में खाते खुलते हैं उनको एनआरई खाता बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो जितने नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स है या नॉन रेजिडेंट का जो फॉरेन इनकम है वो इंडिया में टैक्स फ्री है। अच्छा, इंडिया में उनको टैक्स नहीं देना होता है, नंबर 1। नॉन रेजिडेंट का जो डिपॉजिट है इंडिया में वो फ्रीली रिपैट्रिएबल है, मतलब वो जब वापस ले जाना चाहें तो फ्रीली ले जा सकते हैं। उनको उसके लिए कोई यहाँ के कानून, मतलब बेसिक क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। एक सुविधा ये होगी। अब यहाँ पर जब इंडिया में वो पैसा डालेंगे तो उनके भी अकाउंट उसी तरह से खुलेंगे, जो बेसिक प्रोडक्ट है, सेविंग बैंक अकाउंट खुले, करंट अकाउंट खुले, चाहे टर्म डिपॉजिट खुले। तो टर्म, जो करंट अकाउंट खुला तो इंडियन रुपीज में खुलेगा, सेविंग बैंक अकाउंट खुलेगा तो इंडियन रुपीज में खुलेगा। लेकिन टर्म डिपॉजिट जब खोलने जाएंगे तो उनके पास 2 विकल्प है, चाहे वो इंडियन रुपीज में खोल कर रखें, चाहे फॉरेन करेंसी में रखें। फॉरेन करेंसी में रखने का उनको एडवांटेज ये होता है कि यदि इंडियन करेंसी में कर दिया तो एक बार अपने, सपोज डॉलर में उनको सैलरी मिली, डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके यहाँ लाए, यहाँ पर रखा, फिर ले जाते समय इंडियन रुपीज को फिर डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 बार उनको एक्सचेंज का हो सकता है, एक्सचेंज का मूवमेंट उनके एडवर्स हो जाए। तो उससे बचने के लिए भारत सरकार ने एक FCNR अकाउंट खोलने की भी बात करी, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो वो फॉरेन करेंसी में रहेगा अकाउंट, डॉलर में आया तो डॉलर में रहेगा, पाउंड में आया तो पाउंड में रहेगा, यूरो में, जिस करेंसी में आया वो 4-6 करेंसी उसमें रहेगा। फिर जब मैच्योर होगा तो उसी तरह डॉलर उसी करेंसी में वापस जाएगा। तो उनको एक्सचेंज रेट का जो लॉस होता है वो नहीं होता। तो एक सुविधा तो उनको यहाँ पर उपलब्ध हो गई। और जो टैक्स फ्री वाली सुविधा है वो उनका, चाहे कितने वो 10 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ के उनका एनआरआई का डिपॉजिट हो यहाँ पर, वो इंडिया में अभी नॉन टैक्सेबल है। अच्छा, नॉन टैक्सेबल। लेकिन नॉन रेजिडेंट का यदि डोमेस्टिक इनकम कोई है, ऐसा भी हो सकता है, उसका डोमेस्टिक इनकम है तो डोमेस्टिक इनकम टैक्सेबल है।
भाई हम रह रहे हैं वहां, लेकिन हमारे भारत में मेरा कोई मकान है, उसमें हमको रेंट मिल रहा है, कुछ भी आमदनी है, कहीं से ब्याज मिल रहा है, वो टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा, उसमें कोई एग्जम्पशन काम नहीं करेगा। तो उनके लिए ये सुविधाएं होंगी। और नॉन रेजिडेंट को आकर्षित करने के लिए आप देखिए, जो इंडियन, जब भी हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी नेता या इस लोग जाते हैं तो अपने विदेशों में वहां के इंडियन डायस्पोरा से खुल के मीटिंग करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ निवेश करिए, पैसे जमा करिए। तो ये चूंकि रिसोर्स है, और इंडिया में यदि हमारा आइडिया मतलब ये है, तो पिछले वर्ष करीब करीब 130 बिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट इंडिया में इन जो नॉन रेजिडेंट है उनकी वजह से इंडिविजुअल रेमिटेंसेज आए थे, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज को कह सकते हैं। तो तमाम तरह के, और उनको एक रेड वेलकम, मतलब रेड कारपेट वेलकम वाली जैसे बात होती है, वो निश्चित रूप से हर बैंक वाले, इवन भारत सरकार उनको बहुत वेलकम करती है। और जो इस तरह जो सुविधाएं, इसी से एक सीधा सवाल है मेरा कि विदेश में कोई गया, वहां कुछ धन कमाया और उसने डॉलर में ही जमा कर दिया, भारत में आकर वो रुपया में बैंक से रुपया में निकालना शुरू किया, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं, या उसको रुपया मिलेगा कि नहीं? सर फिर मैं ये कह रहा हूं कि उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता है कि अपनी विदेशी आमदनी को फॉरेन करेंसी में रखे या इंडियन करेंसी में रखे, स्वतंत्रता, उसमें कोई दिक्कत उसके पास नहीं है। यहाँ पर स्वविवेक उनका काम करता है। यदि मान लिया जाए कि उनको ऐसी संभावना है कि फिर हमको इस पैसे को वापस ले जाना है, तो वैसी परिस्थिति में जो एनआरआईज होते हैं, जो कोई भी व्यक्ति होगा, वो फॉरेन करेंसी में ही रखना पसंद करेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन अनसर्टेन है। लेकिन यदि उनको पैसा वापस नहीं ले जाना है, तो वो वैसे पैसे को यूजुअली वो लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके रखते हैं। अच्छा। क्योंकि फॉरेन करेंसी वाले डिपॉजिट पर ब्याज का दर बहुत कम होता है। जैसे डॉलर में जो हो तो हो सकता है एक्चुअली तो भी हमको नहीं, लेकिन 1.5-2% का ब्याज का दर हो, और यदि वो यहाँ पर इंडियन करेंसी में रखते हैं कन्वर्ट करके, तो उसमें 7.5-8% का ब्याज मिल रहा हो, तो उनके ऊपर पूर्ण स्वतंत्रता है। वो चाहे आंशिक रूप से विड्रॉ करें, पूर्ण विड्रॉ करें, एक ही बार पूरा कन्वर्ट करें, फॉरेन करेंसी में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन पर इस तरह से विड्रॉल और ब्याज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। यदि टर्म डिपॉजिट में उन्होंने रखा है तो उनको ब्याज मिलेगा। फिर जब चाहे वो यही नहीं, मान ली कि डॉलर में पैसा लेके आए, अब उनका इरादा हुआ कि नहीं, अब हमको वैसे देश में जाना, यूरो में, फ्रांस जाना है, अब इस पैसे को हम फ्रांस ले जाएंगे, तो फ्रांस में डॉलर नहीं, हमको यूरो चाहिए, तो डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करके भेजा जा सकता है। तो आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, अभी तक आप सुन रहे थे कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम क्या है, और इसके बारे में आप तरह तरह की जानकारी प्राप्त किए। हो सकता है कि आपके पास जो क्वेश्चन हो उससे उसका उत्तर आपको मिल गया हो। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी स्टूडियो में आने के लिए, और आपने हमारे दर्शकों को बहुत लाभान्वित किया, बहुत जानकारी दी। धन्यवाद।